हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मगध ज्ञान केंद्र। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर एटम्स एंड जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, उन्होंने क्या एटम का मॉडल दिया था और उसमें क्या फ्लॉज थे। इस वीडियो में हम देखेंगे रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को, और रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन्स निकाले एटम को लेके, क्या मॉडल दिया उन्होंने और उनके मॉडल में क्या फ्लॉज थे। तो पिछले वीडियो में हमने एटम का पढ़ लिया था, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था जो जे थॉमसन का था, उसके फ्लॉज भी पढ़े थे। अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले चीज़ पे जो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट है जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें उन्होंने किया क्या था, एक गोल्ड फॉयल लिया। आपको पता होगा कि गोल्ड जो होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है। डक्टाइल मतलब सॉरी, गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल एलिमेंट है। मेलिएबल का मतलब होता है ऐसा कोई एलिमेंट जिसे हम थिन शीट्स में अ, मार मार के, हथौड़ा मार मार के उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्ड सबसे मेलिएबल है, यानी उसकी जो फॉइल आती है ना, गोल्ड फॉइल, वो बहुत सबसे पतली रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया ताकि सबसे पतली फॉइल रहे और एक्सपेरिमेंट अच्छे से कंडक्ट हो। और उन्होंने इस फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम पास करी है, जो आप रेड में देख रहे हो, ये अल्फा पार्टिकल की बीम है। तो इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें सामने में एक स्क्रीन है, ये वाइट कलर में स्क्रीन है, ये रेड अल्फा पार्टिकल्स हैं जो एक बीम थी, और एक थिन गोल्ड फॉइल लिया। अब ये है उनके 3 ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो पहला इनका ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, दीज आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू। सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, जैसे ये आपका दिख रहा है, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ है। ये भी हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी डिफ्लेक्ट हुआ है, थोड़ा बड़ा है मगर फिर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी डिफ्लेक्ट हुआ है। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है, 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स रीबाउंडेड। रीबाउंडेड मतलब कि वो गोल्ड फॉइल के आगे नहीं गए, गोल्ड फॉइल के पीछे मुड़ के वापस आ गए। अब इन्होंने ना इस वाले लास्ट ऑब्जर्वेशन पे, लास्ट वाली चीज पे उन्होंने बात कही थी कि ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक। कहने का मतलब, अल्फा पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल की जो रे होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और एक थिन गोल्ड फॉइल जब एक अल्फा पार्टिकल के रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिबाउंड कर देता है, तो वो एक ऐसा सीन है जैसे एक टिश्यू पेपर एक 12 इंच के शेल को, यानी 12 इंच के एक बुलेट को बाउंस बैक करे। तो ये 3 उनके ऑब्जर्वेशन थे कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू, कुछ कुछ थोड़े स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ कुछ पूरे के पूरे वापस आ गए। अब इन्होंने ये तो ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला एटम को लेकर के, क्योंकि गोल्ड फॉइल तो बना एटम से है ना, छोटे छोटे एटमों से बने। येलो कलर में आपको एटम ही दिख रहे हैं गोल्ड फॉइल के। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इन एटम्स को लेके, तो उनके ये थे कंक्लूजन। क्या वो करेंगे, पहला हम देख रहे हैं कि ये मोस्ट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू। कहने का मतलब कि जो स्पेस है, स्पेस इनसाइड द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, मोस्टली एम्प्टी। क्योंकि सारे मोस्ट जो पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू, तो ऐसा तभी होगा ना जब जगह खाली होगी, स्पेस होगा। तो मतलब कि जो स्पेस होता है एटम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हद तक खाली रहता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन वो क्या करेंगे इस डिफ्लेक्शन को लेकर के, वो ये कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हल्के होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके वेट के बारे में। तो बचा आपका पॉजिटिव चार्ज जो हैवी होता है। तो जो हैवी पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज occupies very small space। ठीक है, ये दो हुआ। पहला क्या, कि जो स्पेस है वो मोस्टली एम्प्टी है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब आते हैं तीसरे ऑब्जर्वेशन पे जो था, 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स रिबाउंडेड। अब इनका ये जो तीसरा कंक्लूजन निकला एटम को लेकर के, वो ये निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज का मास है, जो पॉजिटिव चार्ज
and mass positive charge and mass of the atom are concentrated in a very small volume, in a very small volume. इसका मतलब ये हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन उनका कंक्लूजन क्या था कि जो स्पेस इनसाइड द एटम है बहुत हद तक खाली है, मोस्टली एम्प्टी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका था कि जो पॉजिटिव चार्ज का और जो मास है, पॉजिटिव चार्ज और मास है एटम का, वो बहुत स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि 1/12,000 पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं। यानी बहुत छोटा सा ऐसा एटम के अंदर वॉल्यूम है, ऐसा स्पेस है जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है या इतनी डेंसिटी है कि वो एक अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर सकती है, पूरा का पूरा रिबाउंड कर सके। और थोड़े से ऐसी जगह है जहाँ पे वो डिफ्लेक्ट करता है बाय स्मॉल एंगल्स। तो ये तीन उनके कंक्लूजन्स थे। अब उनके मॉडल पे आते हैं, उन्होंने मॉडल क्या दिया। तो उनका मॉडल था कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ये तो उनका पहला था। और नियरली ऑल मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और एटम का लगभग ज्यादा मोस्टली मास जो होता है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। फिर उनका दूसरा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। और तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यूट्रॉन का तो मेंशन नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन इस समय भी डिस्कवर नहीं हुआ था। मगर यहाँ पे न्यूट्रॉन के रिलेशन में कोई गलती नहीं है। यहाँ तक पर आप देखो कि मोस्टली हद तक ठीक है, तो इनकी गलती कहाँ हुई, क्या इनके मॉडल में गलतियां आई, क्या फ्लॉज आए। क्योंकि पहला भी लगभग सही है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम का जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो भी में भी है पॉजिटिवली चार्ज ही होता है न्यूक्लियस। और नियरली ऑल मास रिसाइड इन द न्यूक्लियस, ये भी सही है। फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, ये भी सही है और ये भी सही है। मेन इनका जो फ्लॉ आया था वो इस वाले में आया था, इस मॉडल में। इस जो उनका एटम का जो मॉडल का जो कंक्लूजन था या फिर रेफरेंस था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, इसमें थोड़ा सा आया था डाउट। अब इस डाउट को मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इसका मतलब हुआ, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो यानी उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। क्योंकि हमने हमें पता है वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे। और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम कैसे सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट से, है ना। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को सिर्फ एक पार्ट पे टच करे। और ऐसा करेंगे हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बनेगा और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। अब इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करने के कारण क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर। अब धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे ना अपना रेवोल्यूशन का जो उसका ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस के अंदर जाके मीट कर जाएगा। ठीक है। तो इससे तो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बनी। तो यहाँ पे उनका फॉल्ट आया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, जो कि आधा अधूरा ठीक है। मगर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्टेबिलिटी इनके में भी नहीं एक्सप्लेन हो पाई कि स्टेबल कैसे हुआ। क्योंकि अगर वो रोटेट कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करने के कारण वो धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस में ही मर्ज हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन एटम वो बचेगा ही नहीं। तो ये उनके इसमें फ्लॉज आया था, इसलिए हम इसे भी नहीं मानते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर ने क्या मॉडल दिया था और उन्हीं का वो मॉडल है जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि बोर ने क्या मॉडल दिया था।